नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जाम ट्रैप डिकोडर में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने लिटरली पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया था। सोचिए, उस दौर में शासन और प्रशासन के ऐसे कमाल के मानक तय हुए जो आज भी कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे मौर्य शासकों की, फिर देखेंगे अशोक का योद्धा से सन्यासी बनने का वो ऐतिहासिक सफर। इसके बाद मौर्य प्रशासन का स्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, ट्रेड रूट्स और उनकी वास्तुकला को समझेंगे। और हाँ, लास्ट में सबसे जरूरी एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम सॉलिड रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मौर्य शासक, जो असल में इस पूरे विशाल साम्राज्य के निर्माता थे। अब जरा इन 3 महान पीढ़ियों की टाइमलाइन पर नजर डालिए। शुरुआत होती है 322 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मास्टरमाइंड प्लान से नंद वंश को उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। फिर गद्दी पर आए उनके बेटे बिंदुसार, जिन्हें अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला कहा गया, और उनके बाद सत्ता संभाली इतिहास के सबसे मशहूर राजा अशोक महान ने। एक के बाद एक इन तीनों ने साम्राज्य को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। पता है, इन राजाओं के शासन करने के तरीके में जो बदलाव आया वो बहुत ही गजब का है। एक तरफ आप चंद्रगुप्त मौर्य को देखिए, उनका पूरा फोकस मिलिट्री एक्सपेंशन पर था, एकदम अर्थशास्त्र वाली आक्रामक नीति। हालांकि बाद में वो जैन सन्यासी बन गए। वहीं दूसरी तरफ अशोक महान ने एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी धम्म राज्य की नींव रखी। एक एक्सपेंशनिस्ट मशीन से एक करुणा से भरे प्रशासन तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे अहम भाग पर, अशोक महान का वो टर्निंग पॉइंट जिसने उन्हें एक क्रूर योद्धा से एक शांति दूत बना दिया। लेकिन देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। 261 ईसा पूर्व, इतिहास का वो साल जिसे भुलाया नहीं जा सकता, कलिंग युद्ध। इस युद्ध में जो भीषण तबाही मची, जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने अशोक को भीतर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। इसी भयानक दुख और गहरे पश्चाताप ने उन्हें हमेशा के लिए तलवार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने शांति का मार्ग यानी बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपनी मशहूर धम्म नीति लागू की। इसमें अहिंसा, माता पिता का सम्मान और हर धर्म की इज्जत करने की बात थी। इन संदेशों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा और ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों में शिलालेख बनवाए गए। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का पूरा दर्द झलकता है, जबकि 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है और 7वां स्तंभ लेख धम्म के संदेश देता है। इतना ही नहीं, अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को मिशनरी बनाकर श्रीलंका तक भेजा। चलिए अब देखते हैं कि ये सब मैनेज कैसे होता था। भाग 3, मौर्य प्रशासन। इतने बड़े उपमहाद्वीप को आखिर चलाया कैसे जाता था? इतने विशाल साम्राज्य को संभालना कोई आसान काम तो था नहीं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने इसका एक परफेक्ट टॉप डाउन सॉल्यूशन दिया। सबसे ऊपर होता था केंद्र, जहां राजा और उसकी मंत्री परिषद बैठती थी। उसके नीचे आते थे प्रांत, जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ। फिर उसके नीचे जिला, जिसे आहार कहते थे, और वहां के अफसर को स्थानिक, और एकदम ग्राउंड लेवल पर होते थे गांव, जिन्हें ग्रामिक संभालता था। प्रशासन चलाने के लिए कौटिल्य के अनुसार 18 उच्च अधिकारी होते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, और 26 विभाग प्रमुख होते थे। अब सवाल ये आता है कि एग्जाम के लिए इन्हें याद कैसे रखें। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस शब्दों के मूल को पकड़िए। जैसे पण्याध्यक्ष में पण्य है, जिसका मतलब होता है व्यापार। सुराध्यक्ष में सुरा यानी मदिरा। अध्यक्ष तो बस एक सफिक्स है। इसी तरह समाहर्ता का काम था रेवेन्यू यानी पैसा इकट्ठा करना, और सन्निधाता उस खजाने को संभालता था। हो गया ना याद? अब बात करते हैं भाग 4 की, अर्थव्यवस्था और व्यापार मार्ग, जो इस साम्राज्य के विकास की असली लाइफलाइन थे। इस विशाल प्रशासन को चलाने के लिए मुख्य आधार तो भई कृषि ही थी। सुदर्शन झील जैसी बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था थी उनके पास। इसके अलावा उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे लंबे रूट से बहुत तगड़ा इंटरनल व्यापार होता था। व्यापार पर लगने वाले टैक्स को शुल्क कहते थे, और जो सिक्के चलते थे उन्हें पंचमार्क कहा जाता था। यहाँ एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है,
उस समय के व्यापारियों और कारीगरों के जो संगठन होते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। इसे पक्का याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, कला, वास्तुकला और धर्म। पत्थर के वो स्तंभ जो आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। मौर्य काल की वास्तुकला सच में लाजवाब है। ध्यान दीजिए, चैत्य उनके प्रेयर हॉल या पूजा स्थल होते थे और विहार वो जगह थी जहां भिक्षु रहते थे। सांची और भरहूत के विशाल स्तूप इसी दौर में बने और वो पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर के स्तंभ तो कमाल के हैं। अशोक की धार्मिक सहिष्णुता देखिए, बौद्ध होते हुए भी उन्होंने एक गैर ब्राह्मण पंथ आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए बराबर की गुफाएं दान में दे दी थीं। तो चलिए अब उस सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है। भाग 6, SSCPYQ चर्चा। देखते हैं एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। पहला सवाल जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? थोड़ा दिमाग लगाइए, अभी हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल सही, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। याद है ना कैसे उन्होंने चाणक्य की रणनीतियों से नंद वंश के शक्तिशाली राजा धनानंद को हराया था। और हाँ, उस मशहूर किताब अर्थशास्त्र की रचना उनके उसी गुरु और मुख्य सलाहकार कौटिल्य यानी चाणक्य ने ही की थी। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल पर। अशोक के 13वें शिलालेख में किस प्रमुख घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है? वो कौन सा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था? इसका सही जवाब है कलिंग युद्ध और अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना। 261 ईसा पूर्व के उस विनाशकारी कलिंग युद्ध की तबाही इतनी ज्यादा थी कि अशोक के उस वैचारिक बदलाव को, उनकी उस पीड़ा को प्रमाणित करने के लिए पूरा का पूरा 13वां शिलालेख ही डेडिकेट करना पड़ा था। चलिए एक सवाल प्रशासन से लेते हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता की विशिष्ट भूमिका क्या थी? अब देखते हैं कि वो ट्रिक कितनी कारगर है। और इसका जवाब है समाहर्ता राजस्व संग्रह यानी टैक्स कलेक्शन का चीफ होता था। और ये चीज इस बात को शानदार तरीके से क्लियर करती है कि सन्निधाता खजाने को संभालता था, लेकिन समाहर्ता का काम था हर जगह से उस खजाने में पैसा बटोर कर लाना। इन दोनों के बीच का ये बारीक सा अंतर एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अब आज का आखिरी और हमारी राष्ट्रीय विरासत से जुड़ा एक बहुत ही प्राउड सवाल। कौन सा मौर्यकालीन स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बना ये शानदार स्तंभ, जिसमें पीठ से पीठ सटाए 4 शेर खड़े हैं और नीचे वो धर्म चक्र है जो आज भी हमारे तिरंगे की शान बढ़ा रहा है। अंत में बस इतना कहूंगा, मौर्य साम्राज्य हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ जमीनों को जीतने में नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन प्रशासन चलाने और इंसानियत को अपनाने में भी है। तो दोस्तों, आज हमने मौर्य काल के प्रमुख शासकों, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्तूप, शिलालेख और SSCPYQ को विस्तार से समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द एग्जाम ट्रैप डिकोडर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली शानदार क्लास में।